हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। हमने चालू करा है स्टैटिक जीके की महाभारत और स्टैटिक जीके के अंदर हम आपको अलग अलग थ्योरी वाइज, ये टॉपिक वाइज आपको रोज क्लास लेकर आते हैं। 4 से 5 बजे आपकी जबरदस्त सी बेहतरीन सी स्टैटिक जीके की क्लास होती है। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ लेंगे। शिल्पी पाल, मोनिका, आराधना, रोली, अरमान, आरएन, अनु तिवारी, पूजा, शेरज अहमद, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई। अभी बाकी लोगों को भी जोड़ लो, जो नहीं आए हैं उनको भी बुला लो, घर पे जो बैठे हैं उनको भी बोल दो। चलिए चालू करते हैं ये जबरदस्ती क्लास। आज हमारे पास टॉपिक है फोक डांस एंड क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के लोक एवं शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों, तो आज की क्लास में हम बेसिकली सिंपली हम क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम फोक डांसेस के बारे में देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, फोक और क्लासिकल डांसेस के बारे में देखेंगे, क्लासिकल डांस के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल डांसेस के बारे में। तो टॉपिक लिख लो, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के शास्त्रीय नृत्य। टॉपिक लिख लो, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों, और ये टॉपिक आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके जितने भी परीक्षाएं हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे यूपी की हो, सभी के अंदर पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा ये। ठीक है, क्लासिकल डांसेस। अब सबसे पहला सवाल जो हमें परेशान करता है इस टॉपिक में, वो अक्सर आप लोगों को यह भी नहीं पता होता कि सर शास्त्रीय नृत्य और फोक डांस में यानी कि लोक नृत्य में क्या फर्क होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों नृत्य की मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट डांसेस, तो कुछ वो नृत्य हैं जिनके बारे में अनेकों किताबें उनका वर्णन करती हैं और प्राचीन समय से ही वो उसी स्वरूप में एक एक चरण उनका पहले से व्याख्या उनकी कर दी गई है, उसी रूप में होता है। उसको बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल का मतलब क्या है? क्लासिकल का मतलब यह है कि यहां चेंज नहीं हुआ है, पुराने समय में जैसे होता हुआ आया आज भी वैसे ही होता आ रहा है। और इनके आपको कई सारे लिखित इतिहास में लिखित इनके भेद आपको पता होंगे, लिखित चरण होंगे, एक एक चीज इसमें पहले से डिफाइन करी जाती है। जैसे अपन बात करें क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक की, जैसे अपन बात करते हैं शास्त्रीय संगीत के बारे में बात करें, तो शास्त्रीय संगीत का एक पूरा स्टेज बाय स्टेज पहले से डिफाइंड होता है, पहले से ही परिभाषित होता है कि कब क्या होगा। पहले आलाप होगा, फिर अंतरा होगा, फिर मुखड़ा होगा, फिर आलाप होगा। जबकि मॉडर्न के अंदर आपने कुछ भी कर दिया। फोक बेसिकली, फोक क्या होता है कि क्षेत्रीयता पर आधारित रहता है, तो उन्हें कहते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य समय के साथ परिवर्तित होते चले जाते हैं और ये क्षेत्रीय होते हैं लोक नृत्य। तो ये समय के साथ बदलते हैं, ये समय के साथ बदलते नहीं है। हम बात कर रहे हैं शास्त्रीय नृत्यों की। तो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमें सबसे पहले भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। अगर वेदों की मैं बात करूं तो हमारे 4 वेदों में से ऋग्वेद में हमें शास्त्रीय नृत्यों का रेफरेंस देखने को मिलता है। असल में एक परंपरा थी प्राचीन समय में जिसे बोलते थे देवदासी परंपरा। कौन सी? देवदासी परंपरा। इसमें क्या होता था, वो बच्चियां, वो महिलाएं परिवार वालों के द्वारा भगवान को समर्पित कर दी जाती थी, मंदिर में छोड़ दी जाती थी, उन्हें कहते थे देवदासी। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई दोस्तों? देवदासी परंपरा से इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, कहां से शुरुआत हुई? देवदासी परंपरा से इसकी शुरुआत हुई। और इन्हीं में से अब दक्षिण के अंदर एक नृत्य उस समय का देखने को मिलता है जिसे सादिर अट्टम कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों?
सादिर अट्टम कहा जाता था, ये भगवान शिव के तांडव और मां पार्वती के लास्य का मिला जुला एक रूप था। तांडव और लास्य, तांडव रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव को और लास्य रिप्रेजेंट करता है मां गौरी, मां पार्वती को ये रिप्रेजेंट करता है। तो लास्य और तांडव का ये एक मिला जुला रूप नृत्य किया जाता था दक्षिण के अंदर, जिसको क्या बोलते थे, सादिरट्टम। शुरुआत में ये इसमें एक ही नृत्य जो होता था, एक अकेला यहां पर डांसर होता था, अकेला यहां पर नृत्यक होता था, जो नाचने वाला होता था अकेला ही होता था। और इसकी शुरुआत हुई देवदासी परंपरा से, इसकी शुरुआत हुई। और चूंकि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी इसका नाम मिला है, तो वहीं से इसका नाम पड़ा भरतनाट्यम दोस्तों, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। सबसे पुराना अगर कोई शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिलेगा तो वो भरतनाट्यम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूं तो ये शैव संप्रदाय, प्रमुख रूप से हमने कहा कि इसमें शिव का तांडव होता है और मां पार्वती का लास्य होता है। तो ये जो दक्षिण का ये एक यहां पर एक राज्य है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं तमिलनाडु। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं तमिलनाडु। इस तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम का, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम, जो भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्र नृत्य है। इसकी शुरुआत किससे हुई, देवदासी परंपरा से हुई। इसे पुराना नाम क्या था, सादिर अट्टम। चूंकि अकेला नर्तक होता था इसीलिए इसे एक हरिया भी कहा जाता था, एक हरिया नृत्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एक हरिया नृत्य कहा जाता था। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र और ऋग्वेद के अंदर इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। और किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से यह संबंधित है, जिसे हम भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं। अगर प्रमुख नर्तकों की मैं बात करूं, इसमें फेमस डांसर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, आप लोग बातें नहीं करें, चलो आप लोग बताओ, कथक नृत्य बताइए, भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं, प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। अगर प्रमुख व्यक्तियों के बारे में मैं बात करूं, भरतनाट्यम याद रखना कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं, शैव संप्रदाय के लोग, शिव है ना, शैव संप्रदाय के लोग। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो प्रमुख व्यक्तियों में सबसे बड़ा नाम आ जाता है यहां पर टी बाला सरस्वती का। प्रमुख व्यक्ति सबसे बड़ा नाम किसका आता है, टी बाला सरस्वती दोस्तों, इसमें से बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट टी बाला सरस्वती ने भरतनाट्यम को वापस से पुनर्जागृत करने का एक अथक प्रयास किया। दूसरा एक और बड़ा नाम यहां पर देखने को मिलता है, वो मिलता है रुक्मणी देवी अरुंडेल का दोस्तों। किसका, रुक्मणी देवी अरुंडेल का मेरे प्यारे साथियों। इन्हें रुक्मणी देवी अरुंडेल को इसके लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार भी मिला दोस्तों। और रुक्मणी देवी अरुंडेल दोस्तों राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम शास्त्रीय नर्तक बनी दोस्तों, प्रथम शास्त्रीय नर्तक बनी दोस्तों। कौन, रुक्मणी देवी अरुंडेल दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर विक्रम साराभाई के परिवार से मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध भी किससे है, इनका संबंध भी आपको भरतनाट्यम से देखने को मिल जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जी बेसिक बड़ा नाम है दोस्तों। इसके अलावा भरतनाट्यम में एक और नाम जो बहुत बार पूछा जाता है, यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों। कौन सा नाम है, यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों, एक और प्रमुख नाम है। यामिनी कृष्णमूर्ति को इसके लिए अनेकों पुरस्कार भी मिले। और यामिनी पुरस्कार के अलावा एक और नाम याद रखना, मीनाक्षी श्रीनिवासन दोस्तों, मीनाक्षी श्रीनिवासन दोस्तों, ये भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं दोस्तों।
इन सभी का नाम याद रखिएगा। भरतनाट्यम कहां पर? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम का पहले नाम क्या था? सादिर अट्टम पहले कहा जाता था। इसकी किस परंपरा से शुरुआत हुई? इसकी देवदासी परंपरा से इसकी शुरुआत हुई। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है दोस्तों? भरतनाट्यम है। वेदों की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद के अंदर इसका वर्णन देखने को मिलता है और भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में भी इसका वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। इससे संबंधित प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और मीनाक्षी। ठीक है जी। अब भरतनाट्यम इसी तरीके से प्रोग्रेस करता हुआ हमें दिखाई दिया दक्षिण के राज्यों में और खासकर के तमिलनाडु वाले क्षेत्र के अंदर। अच्छा, भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो भरतनाट्यम में आंखों के इशारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाव भाव भाव भंगिमाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं पर केरल करके एक और राज्य है मेरे प्यारे साथियों। अगर इसके पीछे की पौराणिक कथा मैं आपको बताऊं तो पौराणिक कथा इसके पीछे यह है कि यहां केरल जो है देवताओं की भूमि कहा जाता है। देवताओं की भूमि क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। असल में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत भी निकला। अमृत पर युद्ध हो जाता है देवता और दानवों के बीच में। ऐसे में भगवान विष्णु एक अप्सरा का रूप धारण कर लेते हैं और इस अप्सरा का नाम था दोस्तों, क्या नाम था? इस अप्सरा का नाम क्या था? मोहिनी नामक अप्सरा का अवतार लिया इन्होंने। मोहिनी अप्सरा का अवतार लिया और मोहिनी अप्सरा का अवतार लेकर ये यहां पर केरल के तट में आकर नृत्य करने लगे। कहा जाता है उस अमृत की कुछ बूंदें यहां पर भी गिरी थी और वहीं से जो मोहिनी अप्सरा ने नृत्य किया दोस्तों, वहीं से जन्म होता है केरल के अंदर एक नृत्य का जिसे कहा जाता है मोहिनी अट्टम। मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है? मोहिनी अट्टम कहा जाता है। मोहिनी अट्टम का संबंध कहां से है? केरल से है। शुरुआती दौर में इसका भी देवदासी परंपरा से ही इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। देवदासी परंपरा से ही इसकी शुरुआत हुई मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत हुई मेरे प्यारे लाडलो। अगर संप्रदाय विशेष की बात करूं तो वैष्णव संप्रदाय दोस्तों, जैसे वहां पर शैव संप्रदाय था भरतनाट्यम में, वैसे ही वैष्णव संप्रदाय प्रमुख रूप से इसे परफॉर्म करता है मोहिनी अट्टम दोस्तों। तो मोहिनी अट्टम का किससे संबंध है? केरल से है मेरे प्यारे बच्चों। मोहिनी अट्टम से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो श्रीमती कलामंडलम प्रमुख व्यक्ति जो हैं जिनका नाम बहुत बार आता है उनका नाम है कलामंडलम क्षेमवती दोस्तों। ये इसका प्रमुख नाम है और कहा यह जाता है कि इसका पुनर्जागरण या इसकी उच्चतर स्तर पर जो शुरुआत करी इन्होंने ही करी। किसमें? मोहिनी अट्टम में। इसके अलावा कनक रेले एक और नृतक हैं दोस्तों, किससे संबंधित? मोहिनी अट्टम से संबंधित कनक रेले मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं तो केरल के अंदर पुरानी पौराणिक कथाओं को दर्शाने के लिए, कौन सी पौराणिक कथाओं को दर्शाने के लिए एक हैवी मेकअप नृत्य भी यहां पर बना। हैवी मेकअप एक मतलब भारी भरकम जिसमें मेकअप किया जाता है, वो एक नृत्य यहां पर बनता है और भारी भरकम मेकअप पर अलग अलग रंग का मेकअप किया जाता है। लाल रंग का मेकअप अलग चीज दर्शाता है, हरे रंग का चेहरा अलग चीज दर्शाता है, आंखों के और भाव भंगिमाओं पर यह निर्धारित नृत्य होता है। यह नृत्य केरल से ही संबंधित है और इसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों कथकली। क्या कहा जाता है दोस्तों? ये भी केरल से संबंधित है और इसे कहा जाता है कथकली दोस्तों। कथकली कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है दोस्तों। याद रखना, इसमें भारी भरकम मेकअप करा जाता है और भाव भंगिमाओं पर, खासकर की आंख भंगिमाओं पर भाव भंगिमाओं पर जोर होता है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों आंखों के इशारे इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। आंखों के इशारे इसमें महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। आंखों के जो इशारे होते हैं
वो इसमें महत्वपूर्ण होते हैं मेरे प्यारे साथियों। अलग अलग रंग का मेकअप अलग अलग चीजें दर्शाता है। और प्रमुख व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, फेमस पर्सनालिटीज की अगर मैं बात करूं, इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है इससे रिलेटेड, तो कथकली की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो लाल रंग अलग चीज दर्शाता है, हरा रंग अलग दर्शाता है। तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है कलामंडलम रमनकुट्टी नायर का दोस्तों। किसका नाम आता है? कलामंडलम कलामंडलम रमनकुट्टी नायर दोस्तों। रमनकुट्टी नायर दोस्तों, ये इससे संबंधित एक बहुत ही फेमस नर्तक हैं दोस्तों, जो कि कथकली से संबंध रखते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, कलामंडलम राजन, कलामंडलम गोपी, ये दोनों नाम भी याद रखना, कलामंडलम राजन और कलामंडलम गोपी दोस्तों, ये भी किससे संबंधित हैं? ये भी आपका कथकली से संबंधित हैं। इसके अलावा एक और नाम है मदावुर वासुदेवन नायर दोस्तों। मदावुर वासुदेवन नायर दोस्तों, वासुदेवन नायर दोस्तों, ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपका कथकली से ही संबंधित है। किससे संबंधित? कथकली से। यहीं पर मेरे प्यारे साथियों, केरल से लगते हुए यहां पर तमिलनाडु, यहां पर आपको जो राज्य देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु राज्य आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। माफ कीजिएगा, कर्नाटक। अरे यार, मैं भी क्या ही बात कर रहा हूं। यहां पर आपको कर्नाटक देखने को मिल जाएगा। कर्नाटक के अंदर इन्हीं का एक मिला जुला रूप और होता है, जिसे हम कहते हैं यक्षगान। बच्चे क्या कहते हैं? थैंक यू। इसे कहते हैं दोस्तों यक्षगान मेरे प्यारे साथियों। कर्नाटक में मिलता है यक्षगान। यक्षगान जो है शास्त्र नृत्यों का ही बेसिक रूप माना जाता है। शास्त्र नृत्यों का ही बेसिक रूप माना जाता है मेरे प्यारे साथियों। यक्षगान जो है दीप राग के साथ गाया जाता है, यानी कि भोर के सुबह 4 बजे इसका डांस परफॉर्म किया जाता है। यक्षगान जो किससे संबंधित है? कर्नाटक से है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये लोक नृत्यों के अंदर शामिल है। भारत में कौन सा शास्त्र नृत्य है, कौन सा लोक नृत्य है, ये निर्धारण करने के लिए हमारे पास 2 संस्थान है। कौन कौन सा? एक संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी, और दूसरा है भारतीय संस्कृति मंत्रालय दोस्तों। अगला कौन सा? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोस्तों। ये 2 संस्थान हैं जो तय करते हैं कि भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा नहीं है। तो इन दोनों के द्वारा ही यक्षगान को वह स्टेटस नहीं मिला है। यक्षगान को वह स्टेटस नहीं मिला है। जब ऊपर की तरफ यहां पर तमिलनाडु से ऊपर यहां पर एक और राज्य आपको दिखाई दे जाता है। इस राज्य में एक और नृत्य किया जाता है दोस्तों। ये राज्य कौन सा है? पहली बात तो ये राज्य है कुचिपुड़ी मेरे प्यारे साथियों। कौन सा है? ये राज्य है आपका कुचिपुड़ी मेरे प्यारे साथियों। और कुचिपुड़ी कहां पर की जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य कहां पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहां पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। इसमें बेसिकली नी वर्क ज्यादा होता है, यहां पर घुटनों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। और कुचिपुड़ी से संबंधित अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, याद रखना, कुचिपुड़ी से कच्चीपुड़ी खाई राजा ने और राधा ने, तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी दोस्तों कुचिपुड़ी से संबंधित प्रमुख नर्तक है मेरे प्यारे साथियों। कौन कौन? राजा रेड्डी और राधा रेड्डी मेरे प्यारे साथियों। ये तो रहा दक्षिण भारत का। अब यहां पर उत्तर भारत में ये जो पूरा क्षेत्र है, और खास करके प्रमुख रूप से जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगते हुए भी जो इलाके जैसे राजस्थान में भी, यहां पर एक अलग नए नृत्य का यहां पर चलता है कथक मेरे प्यारे साथियों। कथक नाम जो पड़ा, कथा से पड़ा, इसमें कहानियां सुनाई जाती हैं। क्या सुनाई जाती हैं? कहानियां। इस डांस से कहानियां बताई जाती हैं। कहानियां, जोश की कहानियां, प्यार की कहानियां, राधा कृष्ण प्रेम की कहानियां, शिव तांडव की इसमें सुनाई जाती हैं। कथक की अगर मैं बात करूं तो प्राचीनतम रूप कहीं खो गया था। हालांकि इसकी शुरुआत भी देवदासी परंपरा से हुई, लेकिन मुगल काल में
काल में इसे मुगल कोर्ट में, मुगल दरबारों में यह किया जाने लगा, दरबारों में किया जाने लगा। ठीक है, तो ऐसे में एक नवाब आते हैं, नवाब वाजिद अली शाह। क्या नाम था? नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। अली शाह द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त था दोस्तों, इसे प्रोटेक्शन प्राप्त था, इसे प्रमोट किया जाता था। किसके द्वारा? नवाब वाजिद अली शाह द्वारा। कथक की अगर मैं बात करूं तो कथक अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। कथक के अगर मैं बात करूं अलग अलग शैलियों की, तो इसमें प्रमुख रूप से 4 शैली होती हैं, जिन्हें हम 4 घरानों में बांटते हैं। 4 घराने, अलग अलग शैली के लिए अलग अलग घराने। तो 4 घराने कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले जो है लखनऊ घराना, जो जाना जाता है अपने लास्य के लिए दोस्तों। किसके लिए जाना जाता है? लास्य के लिए जाना जाता है। इसके बाद में आता है मेरे प्यारे साथियों बनारस घराना। कौन सा घराना? बनारस घराना मेरे प्यारे साथियों। इसमें लास्य के साथ तांडव भी होता है। इसके अलावा आता है रायगढ़ घराना मेरे प्यारे बच्चों। रायगढ़ घराना जो है शिव तांडव इसके अंदर प्रमुख होता है। और फिर आ जाता है चौथा जयपुर घराना मेरे प्यारे साथियों। जयपुर घराने की अगर मैं बात करूं तो जयपुर घराने के अंदर वेल्लोर ज्यादा होता है और प्रमुख रूप से यहां पर राजाओं महाराजाओं की कथाएं सुनाई जाती हैं। इन्हीं से संबंधित अगर प्रमुख व्यक्तियों की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, कथक से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्वों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रमुख व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे लाडलों। एक बहुत ही फेमस नाम आपने बहुत बार सुना होगा मेरे प्यारे साथियों, पंडित भग्गू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज मेरे प्यारे साथियों, पंडित बिरजू महाराज मेरे प्यारे साथियों। यहां पर जो घूमर होती है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, घूमने पर ज्यादा फोकस किया जाता है, अलग अलग मुद्राओं का उपयोग होता है। हालांकि हस्त मुद्रा का उपयोग सबसे पहले भरतनाट्यम में होने लगा था। लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना और जयपुर घराना 4 हैं बेटा। कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, ये नाम याद रखना। सितारा देवी, सितारा देवी, शोभना नारायण, शोभना नारायण, पंडित लच्छू महाराज या पंडित बिरजू महाराज के बाद लच्छू महाराज, पंडित भग्गू महाराज भी इसी में आते हैं। ठीक है, ये इसके प्रमुख व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा और भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा कथक में। और कौन सा? सितारा देवी आ गया, शोभना नारायण आ गया, पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज भी आ गए, और कौन? शंभू महाराज, गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित कथक दोस्तों। कथक जो है उत्तर भारत में किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर सर? चलो आगे बढ़ो। जब फिर उत्तर भारत से जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो यहां एक और राज्य है, आंध्र प्रदेश से ऊपर यहां लगता हुआ एक राज्य आपको दिखाई दे जाता है दोस्तों। ये एक और राज्य है। इस राज्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये उड़ीसा है। और उड़ीसा में एक शास्त्र नृत्य जो है वो फेमस है, ओडिसी शास्त्र नृत्य दोस्तों। क्या बोलते हैं उसे? ओडिसी शास्त्र नृत्य कहा जाता है। इसमें ज्यादा मेकअप पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें ज्यादा मेकअप पर ध्यान नहीं दिया जाता मेरे प्यारे साथियों ओडिसी नृत्य में। और इससे संबंधित एक बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों, केलूचरण महापात्रा। केलूचरण महापात्रा मेरे प्यारे साथियों। केलूचरण महापात्रा के अलावा सोनल मानसिंह दोस्तों। सोनल मानसिंह की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले नर्तक हैं दोस्तों सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह ओडिसी भी करती हैं और कथक से दोनों से संबंधित है सोनल मानसिंह। केलूचरण महापात्रा ने इसे ज्यादा बढ़ावा दिया। असल में जब भक्ति आंदोलन चल रहा होता है तो वैष्णव संप्रदाय के ही लोग यहाँ पर आए दोस्तों और उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। और इसके अलावा गीता महालिका, इसके अलावा एक और नाम जो चर्चा में आता है दोस्तों, गीता महालिका दोस्तों।
ये सभी किससे संबंधित है? ओडिसी शास्त्र नृत्य से संबंधित है मेरे प्यारे लाडलो। फिर भारत के उत्तर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर जब हम जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अच्छा ऐसे नॉर्थ ईस्ट ही बना देता हूं ना, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, पूर्वोत्तर भारत के बारे में अगर जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो पूर्वोत्तर भारत में यहां एक राज्य आपको दिखाई दे जाता है। ये यहां पर एक आपको राज्य दिखाई देता है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला, ये मेरे प्यारे साथियों है असम। कौन सा है दोस्तों? असम दोस्तों, ये है असम। असम की अगर मैं बात करूं, असम के बारे में जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो असम में किया जाता है शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। कौन सा नृत्य किया जाता है? सत्रिया नृत्य किया जाता है। असल में सत्रिय क्यों कहा जाता है? तो सत्रिया उनका जैसे रहने के जो स्थल होते हैं दोस्तों, उन्हें सत्रिय कहा जाता है और उन्हीं से मिला सत्रिय नृत्य। असम की मेखला चादर फेमस है दोस्तों, मेखला चादर या मेखला साड़ी जो है वो फेमस है, असम से संबंधित है सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य की अगर मैं बात करूं तो सबसे फेमस नाम इसमें आता है घनकटा बोरा बोरा बायन। किसका नाम आता है? घनकटा बोरा बोरा बायन दोस्तों। घनकटा बोरा 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 बायन दोस्तों, ये इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं दोस्तों, याद रखना असम से संबंधित है सत्रिया। ठीक है, यहां पर मेरे प्यारे साथियों, इधर ये जो एरिया पड़ता है ये मणिपुर का क्षेत्र पड़ता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है दोस्तों? मणिपुर का क्षेत्र पड़ता है। और मणिपुर के अंदर, ये मणिपुर वाला क्षेत्र है दोस्तों, और मणिपुर के अंदर किया जाता है मणिपुरी शास्त्र नृत्य दोस्तों। कौन सा? मणिपुरी शास्त्र नृत्य दोस्तों। भाव भंगिमाओं पर ज्यादा यहां पर ध्यान नहीं होता, घुटने पर फोकस रहता है दोस्तों, घुटने पर फोकस रहता है। और इसके साथ पुंग बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? पुंग इसके साथ बजाई जाती है। पुंग की अगर मैं बात करूं तो ये पुंग जो है बेसिकली आपका एक वाद्य यंत्र है दोस्तों। बोरा भी एक नाम है, हाँ जी, बोरा, बोरा नाम है। तो ये है मेरे प्यारे साथियों आपका मणिपुरी। मणिपुरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है अखम लक्ष्मी देवी का नाम आता है। किसका नाम आता है? अखम लक्ष्मी देवी का इसमें सबसे बड़ा नाम आता है मेरे प्यारे साथियों, अखम लक्ष्मी देवी दोस्तों। ये किससे संबंधित है? मणिपुरी शास्त्र नृत्य से संबंधित है अखम लक्ष्मी देवी दोस्तों। सभी झावेरी बहन भी संबंधित, हाँ झावेरी सिस्टर्स भी हैं। इसके अलावा बीनो देवी भी इसी से संबंधित है, अंबू देवी भी इसी से संबंधित है, बीनो देवी इसी से संबंधित है, अंबू देवी भी इसी से संबंधित है। ये सारे किससे संबंधित है दोस्तों? मणिपुरी शास्त्र नृत्य से हैं। किससे हैं? मणिपुरी शास्त्र नृत्य से है मेरे प्यारे लाडलो। क्लियर बात है? इतनी बातें क्लियर है? तो ये कुछ भारत के शास्त्र नृत्य हमने समझे। देखो, भारत में अगर संगीत नाटक अकादमी की हम सुने तो संगीत नाटक अकादमी जो है वो भारत में कुल कितने शास्त्र नृत्य बताता है? चलो जल्दी से बताओ। संगीत नाटक अकादमी की अगर सुने तो भारत में कुल शास्त्र नृत्य कौन कौन से हैं? तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भरतनाट्यम हो गया, कौन कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया, फिर हो गया कथकली हो गया, फिर मोहिनी अट्टम हो गया, फिर हो गया दोस्तों मोहिनी अट्टम हो गया दोस्तों, फिर हो गया कुचिपुड़ी मेरे प्यारे साथियों। कौन सा? कुचिपुड़ी दोस्तों। फिर हो गया कथक मेरे प्यारे लाडलों, फिर हो गया शास्त्रीय, फिर हो गया ओडिसी दोस्तों। कौन सा हो गया? ओडिसी दोस्तों। फिर हो गया आपका सत्रिय नृत्य दोस्तों, और सत्रिय नृत्य के बाद हो गया मणिपुरी नृत्य। कौन कौन सा मणिपुरी नृत्य हो गए? तो कुल कितने हो गए? 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हो गए दोस्तों? 8 हो गए दोस्तों। 8 शास्त्रीय नृत्य। संगीत नाटक अकादमी क्या कहता है? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकादमी कहता है 8 है। लेकिन यहीं पर आ जाता है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। संस्कृति मंत्रालय की जब मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जब हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जब हम बारे में बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहता है कि ये 8 तो है ही, लेकिन इसमें छऊ को भी शामिल किया जाए। ये छऊ को भी इसमें शामिल करता है दोस्तों। छऊ के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो छऊ को यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया। छऊ जो है
यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है दोस्तों। छऊ प्रमुख रूप से कहां से संबंधित है? तो छऊ का संबंध जो आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, प्रमुख रूप से आपको झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, बिहार वाला, बिहार और झारखंड वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, उससे संबंधित है दोस्तों। प्रमुख रूप से झारखंड, अगर एक राज्य पूछ ले तो झारखंड, अदरवाइज इसके अलावा बिहार के भी कुछ राज्यों में छऊ किया जाता है। छऊ यूनेस्को की अमूर्त धरोहर का हिस्सा है मेरे प्यारे साथियों। क्लियर बात? छऊ की अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे बड़ा नाम जो पूछा जाता है मकरध्वजा दरोगा दोस्तों। इससे प्रमुख व्यक्ति जो है, व्यक्ति की अगर बात करूं दोस्तों तो मकरध्वज दरोगा दोस्तों, मकरध्वज दरोगा दोस्तों, इसी से संबंधित एक बहुत ही पुराना नाम है दोस्तों छऊ का। ठीक है जी। तो इस तरीके से संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। कितने हैं? 9 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, 9 क्लासिकल डांसेस। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर मेरी बात? इतनी बातें क्लियर है। गरबा डांस भी अमूर्त में शामिल हुआ। हाँ जी बिल्कुल, गरबा भी हो गया। चलो अब थोड़ा सा इनकी डिटेल्स को अच्छे से हम देख लेते हैं। बाकी जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था बेटा, फिर से मैं बता दूं, हर संडे को टेस्ट होता है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। आप दिया करो। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होता है, आपको इसमें 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता। इसके लिए आपको PW एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और जब आप PW ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो उसमें फ्री मॉक टेस्ट आप हर संडे को दे सकते हैं। और टॉप 10 में जब आते हो तो आपको 200 कॉइन मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों, याद रखना। क्लियर है बात? चलो आ जाओ, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन सा? भरतनाट्यम कहां से संबंधित है? जल्दी जल्दी बताते चलो कमेंट सेक्शन के अंदर। भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? सादिरट्टम नाम कहा जाता था। भरतनाट्यम कौन सा है? सबसे प्राचीन नृत्य है। भरतनाट्यम भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में देखने को मिला। कथक कहाँ से देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में। कथक कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में। कथकली कहाँ देखने को मिलता है? केरल के अंदर। कथकली कहाँ देखने को मिलता है? केरल के अंदर। कुचिपुड़ी कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? राज्य बताते चलो जल्दी जल्दी। आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के। सत्रिय कहाँ पर देखने को मिलता है? असम के अंदर। ओडिसी कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा के अंदर। मोहिनीअट्टम कहाँ देखने को मिलता है? केरल के अंदर। और मणिपुरी कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? मणिपुर के अंदर दोस्तों। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। कौन कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपको बना दिए गए। सबसे अगर मैं बात करूं तो सबसे लोकप्रिय भरतनाट्यम है, विकसित है विशेष रूप से तमिलनाडु में। विषयगत और संगीत सामग्री को संगीतकारों द्वारा तैयार किया गया था, पेनियार पिल्लई और तंजोर कोट के भाइयों ने। ये याद रखना इनमें कौन कौन? पेनियार पिल्लई और तंजोर के राजाओं ने इसे बढ़ावा दिया था दोस्तों। कौन से को? भरतनाट्यम को मेरे प्यारे साथियों। प्रसिद्ध पुरस्कारकर्ता की बात करें तो बाला सरस्वती, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, कमला वैजंती माला दोस्तों। याद रखना, वैजंती माला भी इसी से संबंधित है। और ये है रुक्मणी देवी अरुंडेल दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल दोस्तों। और 1910 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा हिंदू मंदिर नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1910 में देवदासी परंपरा के साथ हिंदू मंदिरों में नृत्य भी बंद कर दिया था दोस्तों। के बाद भरतनाट्यम का प्रस्ताव किसने रखा था? रुक्मणी देवी अरुंडेल दोस्तों। इसके अलावा तंजावुर के अंदर मैं बात करूं तो शिव को समर्पित, तंजावुर के अंदर बृहदेश्वर मंदिर है ना मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था शैव संप्रदाय से संबंधित है, तो याद रखना। तंजावुर में नृत्य शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर, यह मंदिर 1000 ईस्वी से पहले पूर्व नृत्य का केंद्र रहा दोस्तों। बृहदेश्वर मंदिर से संबंधित कौन सा नृत्य है मेरे प्यारे साथियों? सवाल किस तरीके से पूछेगा कि बृहदेश्वर मंदिर से संबंधित कौन सा नृत्य है दोस्तों, तो याद रखना बृहदेश्वर से संबंधित ही आपका भरतनाट्यम है दोस्तों। तंजावुर के राजाओं ने इसे बढ़ावा दिया था। कर्नाटक में 7वीं शताब्दी में शिव का एक भरतनाट्यम मुद्रा नृत्य में भारतीय इतिहास में संगीतकार, कवि, चित्रकार, गायक और मूर्तिकारों को प्रेरित करने की मदद करी दोस्तों। कर्नाटक में शिव की एक भरतनाट्यम मुद्रा में एक चित्र आपको देखने को मिलता है। अगर भरतनाट्यम की बात करूं तो अभिव्यक्ति और मुद्रा का उपयोग करते हुए रमा वैद्यनाथ, अलग अलग विभिन्न मुद्राएं होती हैं दोस्तों, प्रतीक अलग अलग, इसमें हाथों का जो है अलग अलग मुद्राएं बनाई जाती हैं और इनका अलग अलग मतलब आपको देखने को मिलता है। कथकली हमने आपको बताया था कि हर किरदार जो होता है अपना पात्र, अलग वेशभूषा, इसमें चेहरे का मेकअप जो होता है अलग अलग होता है।
कथा चरित्र को आधार बनाकर कथा पात्रों को भिन्न भिन्न प्रतिरूपों में बांटा जाता है। प्रत्येक प्रतिरूप की अपनी वेशभूषा और साज श्रृंगार होता है। इसी से वेशभूषा के आधार पर समझा जाता है कि ये हीरो है फिल्म का या विलेन है दोस्तों। वेशभूषा की अगर मैं बात करूं तो 5 होते हैं: पच्चा हरा रंग, कृति छुरी रंग, करी काला, दाढ़ी और मिनुक, मुलायम मृदुल और शोभायुक्त। इसमें वेशभूषा को साज सज्जा पर ध्यान बहुत ज्यादा दिया जाता है और केरल के राजाओं के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है कथकली। आज जो कथकली का रूप मिलता है प्राचीनतम रूप का परिष्कृत रूप है। वेश अभिनय आदि में हुए परिवर्तनों को संप्रदाय कहते हैं। कथकली की शैली में छोटे छोटे भेद हुए हैं जिन्हें चिटकल कहते हैं दोस्तों। छोटे छोटे भेद हुए हैं जिन्हें चिटकल कहते हैं, कथकली से संबंधित है। कथकली की लोकप्रियता काफी हद तक कवि वत्थोल नारायण मेनन के कारण है दोस्तों। याद रखना, वत्थोल नारायण मेनन के कारण है। प्रसिद्ध पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? कुंज कुरूप, रागिनी देवी, शांताराव, कोप्पन नायर, मृणाली साराभाई। आप कहेंगे सर मृणाली साराभाई तो उससे संबंधित है, तो दोनों करती हैं, याद रखना। कनक पेले, रीता गांगुली, ये नाम इंपॉर्टेंट है। रीता गांगुली, गोपीनाथन और करुणाकरण नायर दोस्तों, ये किससे संबंधित है? कथकली से संबंधित ये है मेरे प्यारे लाडलो। फिर बात करते हैं कथक की। कथक कहां पर प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के महाकाव्यों की कहानियां सुनाई जाती है। कथा यानी कि कहानी। राधा कृष्ण कथा जो है इसमें केंद्रीय विषय होता है। राधा कृष्ण पर प्रेम पर ही आधारित जो लखनऊ घराना है वो राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग पर ही ध्यान देता है। योर का कथक कहानीकार एक बहुमुखी अभिनेता, संगीतकार, नर्तक था जिसने अपने दर्शकों को सीधे संबोधित किया। शंभू महाराज, दमयंती जोशी, ये नाम याद रखना इसमें दोस्तों, दमयंती जोशी और सितारा देवी, उमा शर्मा, गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, बिरजू महाराज, कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण दोस्तों, शोभना नारायण, सुनैना हजारीलाल, रानी कर्ण, पुरुदधीच, कमालिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना दोस्तों, ये प्रसिद्ध पुरस्कारकर्ता है कथक से संबंधित। घरानों के संस्थापकों की अगर बात करूं तो ईश्वरी प्रसाद जो है लखनऊ घराने के संस्थापक है। राजा चक्रधर सिंह है, रायगढ़ घराने से संबंधित है। वाजिद अली शाह दोस्तों, ये आपके वाजिद अली शाह अवध के नवाब और कला के इसके संस्थापक हैं दोस्तों, इसके संरक्षक है, मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया था। ओडिसी की अगर मैं बात करूं तो ओडिसी कहां से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। यह प्रसिद्ध मंदिर भुवनेश्वर के वेंकटेश्वर पुरी में, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर में, याद रखना, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर में विकसित किया गया। ये कोणार्क सूर्य मंदिर वही है जिसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर, नरसिंह देव वर्मन, याद आई कहानी। कैसे याद होगा खुशबू? इससे पहले मैं लिख के बता दिया, वैसे लिखकर पढ़ना पड़ेगा। जयदेव की 12वीं शताब्दी की काव्य कृति गीत गोविंद दोस्तों, जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद मेरे प्यारे साथियों। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद दोस्तों। गीत गोविंद के बारे में ये पूछा जाता है गीत गोविंद किसकी कृति है, तो याद रखना गीत गोविंद जयदेव की है और इसी नृत्य शैली की काव्यात्मक और संगीत सामग्री पर हावी है। मतलब इसी की काव्यात्मक और संगीत सामग्री आपको ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की यहाँ पर गीत गोविंद में देखने को मिल जाती है। वर्तमान काल में गुरु केलुचरण महापात्रा ने इसका पुनरुद्धार किया दोस्तों। संयुक्ता पाणिग्रह ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से नृत्य को लोकप्रिय किया। मोहन महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, मायाधर पंत, माधवी मुदगल, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, अर्जेंटीना के मृता ब्रेवी दोस्तों, ये जो कुछ नाम है ना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको याद रखना। अर्जेंटीना के मृता ब्रेवी और संयुक्त राज्य अमेरिका के सेरोन लोवेन दोस्तों, सेरोन लोवेन दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य से संबंधित है दोस्तों। इस तरीके से मुद्राएं होती हैं। फिर आ जाता है मणिपुरी दोस्तों। मणिपुरी जो है वो मणिपुर से संबंधित है और ये भगवान शिव और उनकी पार्वती पर नृत्य करते हुए शैव विश्वास का पालन किया है मणिपुरी नृत्य में। याद रखना इसमें लाल हरोबा या लाई हरोबा, लाई हरोबा इसे बोला जाता है। लाई हरोबा वैसे शास्त्र नृत्य भी है दोस्तों, कहां पर किया जाता है? मणिपुर के अंदर ही किया जाता है। लाई हरोबा मणिपुर के पारंपरिक नृत्य की सबसे पुरानी शैली है दोस्तों। लाई हरोबा, लाल हरोबा नहीं है, लाई हरोबा यहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, जिससे इसी से जन्म हुआ मणिपुरी नृत्य का। नृत्य में 3 मुख्य होते हैं, रासलीलाएं हैं, महारस, वसंत रस और कुंज रस। महारस, वसंत रस और कुंज रस ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये मणिपुरी से संबंधित है।
15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान वैष्णववाद के आगमन के साथ कृष्ण और राधा मणिपुरी नृत्य के प्रमुख देवता बन गए। प्रसिद्ध पुरस्कारकर्ता साधना बोस, गुरु बिपिन सिन्हा, झावेरी सिस्टर्स, साधना बोस, झावेरी सिस्टर्स दोस्तों इससे संबंधित आपके प्रमुख व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से है। 17वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव कुचेलुपुरम में भक्ति पंथ के माध्यम से अस्तित्व में आया दोस्तों। याद रखना कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? कुचेलुपुरम दोस्तों, कुचेलपुरम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में गांव है, वहां से ये अस्तित्व में आया। तमिलनाडु के भगवत मेला नाटक की एक ही शैली है, सिवाय इसके कि एनिमेशन पर जोर दिया गया है, व्याकरण नाट्य शास्त्र से लिया गया है। अन्य सभी पहलुओं में यह भरतनाट्यम के समान है, भरतनाट्यम जैसा ही दिखाई देता है, बस इसके अंदर जो है इसमें जो प्रभाव है बेसिकली इसमें फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ जो एक्सप्रेशन होता है, घूमने की है, स्पीड है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तीर्थ नारायण और सिद्धेंद्र योगी इस शैली को विकसित किया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नाम है सिद्धेंद्र योगी जी दोस्तों। ये किससे संबंधित है? सिद्धेंद्र योगी जी ने कच्ची पुड़ी खाई और सिद्ध हो गए। कच्ची पुड़ी खाई तो याद रखना सिद्धेंद्र योगी जी ने कच्ची पुड़ी को बढ़ावा दिया। 20वीं सदी के दौरान इस नृत्य को करने के लिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री को श्रेय दिया जाता है और सबसे प्रमुख व्यक्ति इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वपन सुंदरी, शोभना नायडू, राजा और राधा रेड्डी, ये मैंने अभी आपको बता दिया था, वेम्पति स्टेम और वेदांतम स्टेम। ये याद करने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी बात है। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो केरल में यह जन्म लिया इस नृत्य ने। मोहिनी अट्टम का नाम मोहिनी, विष्णु की स्त्री मोहिनी अवतार के नाम पर रखा गया। नाजुकता, सुंदरता और मोहकता, शारीरिक गतिविधियां, चेहरे के हाव भाव और मुद्राएं नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य शैली के अनुरूप हैं दोस्तों। किस शैली के अनुरूप है? लास्य। इसमें आपको थोड़ा सा लास्य भाव ज्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। कौन सा भाव देखने को मिलता है? लास्य भाव ज्यादा देखने को मिलता है, अनुरागी भाव ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए इसमें सुंदरता और मोहक शरीर की गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। प्रसिद्ध पुरस्कारकर्ताओं की अगर मैं बात करूं तो पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली दोस्तों, याद रखना अलारमेल वल्ली किससे संबंधित है? श्रीवल्ली डांस सुना आपने? वो कौन सा पुष्पा में था ना, श्रीवल्ली। तो अलारमेल वल्ली जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम दोस्तों, श्रीवल्ली गाना बढ़िया मन को मोहता था ना, तो मोहिनी अट्टम। यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वपन सुंदरी, रोहिणी अट्टंकामा, लीला सैमसन, ये भी एक बड़ा नाम है दोस्तों, लीला सैमसन, बाला सरस्वती आदि इसमें शामिल है मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है? इसके बाद सत्र नृत्य की बात करते हैं। वैष्णव मठ जो होता है मेरे प्यारे साथियों, उसे सत्र कहा जाता है, सत्रा, तो वहीं से नाम निकला है सत्रिय नृत्य। असम के वैष्णव मठों में प्रारंभ और पोषित सत्रिय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के द्वारा प्रमुखता में आई। एकांकी नाटक में सुंदर नृत्य शैली को नाटक के साथ खूबसूरती से मिश्रित किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। परंपरागत रूप से इसमें राधा कृष्ण, प्रमुख रूप से किसमें? राधा कृष्ण दोस्तों, याद रखना परंपरागत रूप से राधा कृष्ण का जो नृत्य है उसको बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये नृत्य बढ़ता गया मेरे प्यारे साथियों, तो उसमें राम और सीता के प्रेम का भी जश्न मनाया जाने लगा, राम और सीता के बारे में भी बताया जाने लगा दोस्तों। और ये बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है और महिला कलाकारों के लिए अभिनय का हिस्सा बनने का रास्ता खुला और इसके बाद महिलाएं इसमें शामिल हुई। शास्त्रीय नृत्य को भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया। इससे संबंधित बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपको जो नाम याद रखना है, ललित चंद्र नाथ ओझा दोस्तों, कोशा कांटा देवा गोस्वामी, ये पूरे नाम है, आपको इतने सारे नाम याद नहीं करने हैं। एक नाम मैंने आपको बताया था, दूसरा नाम ये चंद्र गोस्वामी और ललित चंद्रनाथ ओझा दोस्तों सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। तो ये थे भारत के शास्त्रीय नृत्य मेरे प्यारे लाडलो। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फोक डांस। आज हमने शास्त्र नृत्य पूरा डिटेल में एक एक लिखकर भी बता दिया और अगली क्लास में हम बात करेंगे आपके फोक डांसेस की, लोक नृत्यों के बारे में, विभिन्न राज्यों से संबंधित विभिन्न लोक नृत्यों के बारे में। अभी आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर पहली आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? इंडियन गवर्नमेंट की कहाँ लगाई गई थी? या वैसे तो टाटा ने लगाई थी दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? फोक डांसेस, फुल थ्योरी कवर है, जितने भी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं, मैं बार बार क्यों बताता हूं,
मैं जब भी आपको ये वाला पोस्टर दिखाता हूं तो मुझे याद आ जाती है 90s की 90 के दशक में, जिसमें राजा मुराद साहब या बड़े बड़े उस समय के फिल्म अभिनेता आते थे दूरदर्शन पर और आपको बताते थे कि हाथ धोकर खाना खाएं वरना कीटाणु से बीमारियां हो जाएंगी, हेलमेट पहनकर आप बाइक चलाएं वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मर जाएंगे, सिगरेट ना पिएं क्योंकि इससे कैंसर होता है। वो हमें बताते थे। जीवन हमारा, उनको क्या पड़ा है। ऐसी सेम सिचुएशन मेरे साथ है, मैं आपको रोज बताता हूं, जबकि काम की आपकी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया आपको देना नहीं है। लेकिन भैया यूपी एग्जाम्स ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आया है पीडब्ल्यू, और हर संडे को सुबह 9-10 बजे से शाम के 6 बजे तक पेपर होता है। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पैट जैसे पैटर्न के जैसे पेपर होता है एग्जैक्टली, और उसका सोल्यूशन भी दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको दिया जाता है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। और जो टॉप 10 के अंदर आता है उनको मिलते हैं 200 कॉइन। 200 कॉइन मतलब 200 रुपए के बराबर हमारे ऐप पर ही कोर्स खरीदने में काम आ जाता है। भारत के प्रमुख लोकनाट्यों के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। पारंपरिक नाटक या लोक नाट्य ग्रामीण या लोक का रंगमंच कहा जाता है। भारत की लोकनाट्य परंपरा हजारों साल पुरानी है। तो इसे लोक कला क्यों कहते हैं मेरे बच्चे? मैंने आपको कल भी बताया था कि शास्त्रीय और लोक में एक ही फर्क है। शास्त्रीय में कोई बदलाव नहीं आता, इसमें एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, इसकी संरचना पहले से निर्धारित निश्चित संरचना होती है, लेकिन लोक के अंदर समय के साथ वो बदलता जाता है। लोकनाट्य में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण तथा मानवीय अनुभूतियों का अद्भुत चित्रण होता है, और इसमें बहुत जगह बहुत राज्यों में आप इसमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज, पौराणिक कथाओं का वर्णन भी देख लेंगे। इसके साथ साथ कुछ हर्षोल्लास के जो मौके आते हैं, जैसे पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में भांगड़ा जो होता है, बोलियां जो होती हैं, गिद्दा जो होता है, वो अच्छे मौकों पर किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा बोली में सहज लयताल सुर नृत्य अभिनय के माध्यम से किया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है नाट्य का, नाट्य शास्त्र का। इसमें नाट्य भी होता है और वहां की आम जो कहानियां हैं या वहां की पौराणिक कथाएं हैं या वहां की लेजेंड्स की जो कहानियां हैं, जिनको अर्बन लेजेंड बोलते हैं, उनकी कहानियां इनमें होती है। समस्त कलाओं और गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, वास्तुकला आदि का संगम होने से यह अन्य कलाओं से अधिक रोचक तथा आकर्षक होता है और क्षेत्र दर क्षेत्र यह बदलता जाता है। यह मुख्यतः गेय शैली में एकल तथा सामूहिक अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गेय शैली यानी कि यहाँ पर गायन से ये बताया जाता है इस लेख में, और इसी के साथ हम कुछ लोक नाट्य कलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। आज बात करते हैं रामलीला की। मेरे प्यारे साथियों, रामलीला की अगर मैं बात करूं तो राम प्लस लीला यानी कि भगवान राम की जो कहानियां हैं वो यहां पर सुनाई जाती हैं। राम दरबार में लव कुश ने वाल्मीकि कृत रामायण का गायन किया था और संस्कृत आचार्य भवभूति के उत्तर रामचरित में भी लव कुश राम कथा को गायन शैली में ही प्रस्तुत किया है। मुगल काल के दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में रामायण की कथा पर लोकनाट्य प्रारंभ किया, जो दशहरे के अवसर पर खेला जाता है। कहां पर आरंभ किया? बनारस के अंदर आरंभ किया। इसे वर्तमान में रामलीला का नाम मिला। रामलीला भारत के बाहर जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया आदि देशों में लोकप्रिय है मेरे प्यारे साथियों। और ऐसा ही थाईलैंड के अंदर भी राम मुखोटा करके एक वहां भी एक बेसिकली नाट्य होता है, वो भी बड़ा फेमस है। तो याद रखना, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया आदि देशों में। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक और बहुत ही फेमस लोक कला की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नौटंकी के बारे में बात करते हैं। नौटंकी जो है उत्तर भारत का, खास करके उत्तर प्रदेश से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। इनके मैं क्षेत्र भी आपको बताऊंगा कि कौन से क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, तो वो बहुत अहम है खास करके यूपी के एग्जाम्स के लिए। इसमें कथानक धार्मिक, साहित्यिक और सामाजिक होते हैं। इसकी 2 प्रमुख शैलियां होती हैं, हाथरस शैली और कानपुर शैली। दोस्तों याद रखना, नौटंकी की 2 कौन-कौन सी शैलियां, नौटंकी की कौन-कौन सी 2 शैलियां होती हैं। एक है हाथरस शैली और दूसरी है कानपुर शैली। दोस्तों, एक कौन सी शैली है? हाथरस शैली, और दूसरी है कानपुर शैली। आपको परीक्षा में सवाल कैसे पूछ लेगा? आपको सवाल पूछ लेगा, हाथरस शैली एवं कानपुर शैली उत्तर प्रदेश की किस कला से संबंधित है? तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश की नौटंकी कला से ये संबंधित है। नौटंकी को छंद, दोहा, कवित, गीत, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसे गाया ही जाएगा, कव्वाली और गजल के आदि के माध्यम से भी दर्शाया इसमें जाता है। इसमें अलग अलग रंग, अलग अलग रस में ये होता है। रसों की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली भाव होता है।
तो नौटंकी में अलग अलग रस होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, ये सारे रसों के अंदर ये नौटंकी की जा सकती है। इसके लिए कुछ निर्धारित आपका है नहीं। कमेंट खोल दो ना। ठीक है मेरे भाई। संवाद खड़ी बोली में बोले जाते हैं, चूंकि खड़ी बोली में बोले जाते हैं, याद रखना नौटंकी में जो संवाद होते हैं वो खड़ी बोली में बोले जाते हैं, जिसमें ब्रज व अवधि का फ्लेवर होता है। किसका? ब्रज और अवधि का फ्लेवर होता है। अपने उद्भव और विकास के साथ साथ जैसे जैसे नौटंकी लोकप्रिय होती गई, इसने व्यावसायिक रूप ग्रहण कर लिया। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, याद रखना नौटंकी कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। लेकिन जब तमाशा की बात आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तमाशा कहां से है? महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश के किस इलाके में होती है नौटंकी? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश के कानपुर और हाथरस वाले इलाके में खड़ी बोली के साथ की जाती है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं रासलीला की दोस्तों। रासलीला किस क्षेत्र में होगी? ऑफकोर्स कृष्ण क्षेत्र में होगी, तो ब्रज क्षेत्र के अंदर दोस्तों। रासलीला कहां की फेमस है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र के अंदर। रासलीला लोकनाट्य में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं का नाट्य रूप प्रस्तुत होता है। प्रमुख रूप से जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा के बाल जो लीलाएं हैं उनको और अटकेलियों को दिखाया जाता है और एक नाटक के रूप में पेश पेश किया जाता है, जिसे हम रासलीला कहते हैं। अब तो पूरे भारत के अंदर ही कृष्ण रासलीला होने लगी दोस्तों, और साल भर इसका मंचन होता है। इसके अलावा भगत के बारे में बात करते हैं। भगत जो है मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित एक लोक कला है। भगत जो प्रमुख रूप से जो है वो आगरा के अंदर परफॉर्म किया जाता है। कहाँ परफॉर्म किया जाता है दोस्तों? आगरा के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसकी शुरुआत जो करी गई थी, भगत की शुरुआत जो करी गई थी दोस्तों, अमरोहा के एक निवासी दोस्तों, अमरोहा के एक निवासी, क्या नाम था? बिशन जी दोस्तों। क्या नाम था? बिशन जी। बिशन जी द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी भगत के दोस्तों। भगत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भगत का संबंध आगरा क्षेत्र से है। इसकी शुरुआत किसने करी? बिशन जी ने करी, जो कि अमरोहा के निवासी थे। इसे अमरोहा निवासी विशनजी बिरहन के स्वांग रूप बसंत मोती कटरा आगरा के राम प्रसाद और जोहरी राम आगरा लेकर आए। याद रखना आगरा के राम प्रसाद और जोहरी राम। दोस्तों आपसे पूछा जाता है, ये बहुत प्यारा सवाल है, राम प्रसाद और जोहरी राम किस लोक कला से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना रामप्रसाद और जोहरी राम जो है वो भगत नामक लोक कला से संबंधित है। भगत कहां पर, यह कहां की लोक कला है? आगरा की लोक कला है। इसकी शुरुआत किसने करी? तो अमरोहा निवासी बिशनजी बिरहन ने इसकी शुरुआत करी मेरे प्यारे साथियों। भगत का चलन आगरा के अतिरिक्त मथुरा, आगरा से लगते हुए जो क्षेत्र हैं दोस्तों, आगरा से लगते हुए जो क्षेत्र हैं वो आगरा, मथुरा, वृंदावन, हाथरस में भी है, परंतु आगरा की भगत का रूप और स्वरूप विधा गायकी की दृष्टि से अपनी विशेषताएं रखता है। भगत का मतलब होता है भगवान की पूजा करने वाला, तो वहीं से निकला है भगत मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखना इसको स्थापना किसने करी? विशनजी बिरहन ने इसकी शुरुआत करी। प्रमुख व्यक्ति इसके रामप्रसाद और जोहरी राम इसे आगरा लेकर आए मेरे प्यारे साथियों। आगरा की ही आपको भगत कला फेमस है। इस लोकनाट्य विधा की सबसे उल्लेखनीय बात है कि यह प्रारंभ से अब तक अव्यवसायिक बनी रही। भगत में मुख्य रूप से भक्ति रस के कथानक होते हैं। मैंने कहा था भगवान की भक्ति करते हो उसे बोलते हैं, भक्त को बोलते हैं भगत, देसी भाषा में इसे बोलते हैं भगत। कालांतर में वर्तमान में समय सामयिक घटनाओं पर भी कथानक अपना व्यवसाय पेश करते हैं। पहले तो कलाकार का श्रृंगार असली जेवरों से किया जाता था, चूंकि अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी तो असली जेवर नहीं होते। इसका मंच 10 से 12 फीट ऊंचा बनाया जाता है दोस्तों। कितना फीट? 10 से 12 फीट ऊंचा बनाया जाता है। बड़े बड़े मैदानों में 50-50 हजार रात भर 2-3 दिन तक भगत का खूब आनंद लेते थे पुराने समय के अंदर। इसमें संवाद जो होते हैं पद में होते हैं, यानी कि पद में होते हैं, गद्य में नहीं होते, यानी कि बोलचाल में नहीं होते, गायन में होते हैं। इसका प्रयोग करने वाले छंद, दोहे, चौबोले, बहरे, तबील, चौक, कड़ा, गजल, कव्वाली, लंगड़ी, लावणी, भजन आदि इसमें शामिल है। इसमें हारमोनियम, नगाड़ा, ढोलक, मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाते हैं मेरे बच्चे स्वांग। स्वांग की मैं बात करूं दोस्तों तो उत्तर भारत का ही ये प्रसिद्ध है और प्रमुख रूप से ये हरियाणा के अंदर दोस्तों, प्रमुख रूप से हरियाणा के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है दोस्तों, हरियाणा में। और इसकी शुरुआत जो हुई होली से पहले,
होली जब आती है दोस्तों, होलिका दहन के कुछ दिन पहले ही इसकी शुरुआत कर दी जाती है। स्वांग बेसिकली क्यों बोला जाता है दोस्तों, इसमें जो मुख्य रूप से क्या होता था पुराने समय में, पुरुष जो होते थे स्त्रियों का वेश धारण करते थे। स्त्री वेश धारण कर कर कुछ नृत्य वगैरह या कुछ नाट्य पेश करते थे, जिसे स्वांग बोला जाने लगा। और बाद में धीरे धीरे उत्तर भारत में, चाहे पंजाब चले जाओ और राजस्थान चले जाओ और हरियाणा से लगता हो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल के ग्रामीण इलाकों में होता है। इसमें दो शैलियां हैं। इसमें एक, अगर मैं बात करूं प्रमुख रूप से हरियाणा की रोहतक शैली दोस्तों, हरियाणा की जो है इसमें रोहतक शैली दोस्तों इसमें बहुत ही विख्यात है। और अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश की इसमें मेरे प्यारे साथियों हाथरस शैली, उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली दोस्तों इसके अंदर विख्यात है। अभी मैंने हाथरस शैली और कानपुर शैली किसके संबंधित, किस लोकनाट्य से संबंधित बताया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। स्वांग की दो महत्वपूर्ण शैलियां हैं, रोहतक और हाथरस है। रोहतक शैली में हरियाणवी बंगरू भाषा का प्रयोग होता है, हाथरस शैली में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। हाथरस शैली में किस भाषा का प्रयोग होता है? ब्रज भाषा का यहां पर उपयोग होता है मेरे प्यारे साथियों, ये है स्वांग। तो स्वांग की प्रमुख रूप से शुरुआत कहां पर हुई? सब प्रमुख रूप से हरियाणा में ही। हरियाणा की इसके अंदर कौन सी शैली है? रोहतक शैली। और उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी हाथरस शैली फेमस है, स्वांग। इसके बाद आते हैं यात्रा दोस्तों। यात्रा की अगर मैं बात करूं तो यात्रा प्रमुख रूप से बंगाल से संबंधित है। बंगाल के अंदर यात्रा यानी कि यात्रा, बेसिकली यात्रा को दर्शाने के लिए बंगाल के अंदर प्रमुख रूप से यह प्रयोग किया जाता है। बंगाल से लगता हुआ उड़ीसा वाले क्षेत्र के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। ऐसे ही बंगाल के अंदर एक और है दोस्तों, बाउल नृत्य। बाउल नृत्य भी कहां पर किया जाता है? बंगाल के अंदर ही। बाउल नृत्य और यात्रा बंगाल से ही संबंधित है। पश्चिम बंगाल में यात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है। और उड़ीसा में यात्रा लोकनाट्य को संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस लोकनाट्य की उत्पत्ति का श्रेय श्री चैतन्य भक्ति आंदोलन के श्री चैतन्य प्रभु जो कि भक्ति आंदोलन के उदयकार माने जाते हैं, उन्हें दिया जाता है, जिसमें रुक्मणी हरण को नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रुक्मणी हरण को नाटक के द्वारा यात्रा के अंदर प्रसिद्ध दर्शाया जाता है। इसके अलावा आता है दशावतार दोस्तों। दशावतार बेसिकली कोंकण तट जो आपका देखने को मिलता है, खास करके गोवा वाला क्षेत्र और गोवा से लगता हुआ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला क्षेत्र, वहां दशावतार लोक कला काफी फेमस यहां पर देखी जाती है। दशावतार कोंकण, गोवा, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों का सबसे विकसित और प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसमें जगत पालक भगवान विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतार किसके दिखाए जाते हैं? भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन से हैं? मत्स्य अवतार, कर्मावतार, वराह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, ऐसे ये सारे अवतार हैं। मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामना अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, बुद्ध अवतार, कल की अवतार प्रस्तुत इसमें किए जाते हैं। बेसिक आप में इसमें सवाल क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों से संबंधित लोकनाट्य का नाम बताइए। तो आपको नाम याद आ जाएगा, 10 अवतार। प्रमुख रूप से ये कहाँ आयोजित किया जाता है? गोवा के अंदर या कोंकण तट पर इसका आयोजन किया जाता है। कलाकार परंपरागत साज श्रृंगार के साथ लकड़ी और पेपर मैसी के मुखटे पहनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है दशावतार में, आपसे पूछ लिया जाएगा दशावतार में कलाकार क्या पहनते हैं, या सीधा ये पूछ लेगा इनमें से किस लोक कला में लकड़ी व पेपर मैसी के मुखौटे पहने जाते हैं। पेपर मैसी क्या होता है? कागज होता है, कागज को भिगो के पेपर मैश कर लेते हैं ना, और उससे फिर वो बनाते हैं मुखौटा, उसे बोलते हैं पेपर मैशी। तो लकड़ी या पेपर मैशी के मुखौटे पहने जाते हैं दशावतार में। स्थानीय भाषा और संस्कृत में भी इसकी प्रस्तुति की जाती है। दशावतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद आता है तमाशा। तमाशा की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तमाशा कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र से मेरे प्यारे साथियों। महाराष्ट्र से संबंधित और लोक कलाएं भी हैं फेमस, जैसे कि लावणी। लावणी तो आपको याद होगा, लेकिन याद रखना लेजिम मेरे प्यारे साथियों। लेजिम जो है युद्ध कला से संबंधित है। लेजिम जो है मेरे प्यारे साथियों युद्ध कला से संबंधित है। तमाशा जो है वो बेसिकली कहानियों से संबंधित है। अलग अलग विभिन्न प्रकार की इसमें कहानियां सुनाई जाती हैं। शुरुआती दौर में तमाशा में केवल पुरुष शामिल होते थे, और पुरुष जो है मेरे प्यारे बच्चों उसमें महिलाओं का किरदार भी करते थे। और इन्हें पुरुष जो
तमाशा परफॉर्म करते हैं उन्हें मुर्की के नाम से जाना जाता है। किनको बोला जाता है? मुर्की। जो पुरुष स्त्रियों का किरदार निभाते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो में लड़की बनकर आते हैं ना गुत्थी, उन्हें मुर्की कहा जाता है। तो तमाशा में उन्हें मुर्की कहा जाता है। 20वीं सदी में तमाशा व्यावसायिक रूप से बहुत सफल हुआ। तमाशा महाराष्ट्र में प्रचलित लोक कलाओं में बहुत आयाम देता है, अपने आप को विशिष्ट प्रचलित लोक कला है। फिर आ जाता है कृष्णाट्टम। कृष्णाट्टम की अगर मैं बात करूं तो कृष्णाट्टम कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, केरल से संबंधित है। और ये कहां पर परफॉर्म किया जाता है? केरल के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो कालीकट का तट आपको याद होगा, जिसके बारे में कहानी सुनाई जाती है कि जब वास्को डिगामा आया था तो कालीकट के जमुरी तट पर उतरा था और जमुरियन राजा उन्हें लेने के लिए आए थे, तो वहीं पर होती है कृष्णाट्टम। केरल के लोकनाट्य 17वीं शताब्दी के मध्य कालीकट वर्तमान कोझिकोड के महाराज मनवेदा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। दोस्तों याद रखना, कोझिकोटी के राजा मनवेदा के दौरान ये आपका कृष्णाट्टम चालू हुआ। कृष्ण अट्टम इसलिए बोला जाता है, भगवान कृष्ण प्लस 8 दोस्तों, तो इसमें 8 नाटकों का वृतांत दिया जाता है। 8 नाटक हैं इसके अंदर शामिल है, जो क्रम अनुसार 8 दिन तक प्रस्तुत किया जाता है। कृष्णाट्टम यानी कि 8। तो याद रखना दोस्तों, ये जो बेसिकली लोक कला है ये 8 दिन तक परफॉर्म की जाती है। याद रखने की जरूरत नहीं है, अट्टम में ही 8 नाम है। तो कृष्णा अट्टम 8 दिन तक परफॉर्म किया जाता है, जिसमें 8 अलग अलग दिन अलग अलग नाटक होते हैं, अपने क्रम अनुसार बनाए जाते हैं। कृष्णा अट्टम कहां पर परफॉर्म किया जाता है? केरल के अंदर यह परफॉर्म किया जाता है। लगातार 8 दिन तक प्रस्तुत होने वाले नाटक इस तरह, ये याद करने की जरूरत नहीं, अवतारम, कलियामर्दन, रासक्रीड़ा, कंसवंदम, स्वयंवरम, वाण युद्धम, विविध युद्धम और स्वर्गारोहण नाटकों का वृतांत जो है भगवान कृष्ण के अलग अलग भगवान कृष्ण के जो अलग अलग चरण हैं, जैसे लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाना और रासक्रीड़ा, कंस का वध है, उनसे संबंधित है। तो नाटकों का वृतांत श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित होता है, जैसे कृष्ण का जन्म अवतारम से, उनकी बाल लीलाएं रासक्रीड़ा से, बुराई पर अच्छाई की जीत वाली उनकी लीलाएं दोस्तों, कंस वधम जैसी यह लीलाएं परफॉर्म की जाती हैं। कितने दिन? 8 दिन। कहां पर? केरल में। ठीक है। इसके बाद आता है कुटियाट्टम दोस्तों। कुटियाट्टम की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो संस्कृत नाटकों की परंपरा पर आधारित कुटियाट्टम का भी संबंध कहां पे है? कहां से है दोस्तों? केरल से है। याद रखना, ये कहां से संबंधित है? केरल से। कृष्ण अट्टम केरल से संबंधित, कुटियाट्टम केरल से संबंधित, सादिरट्टम तमिलनाडु से संबंधित। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लेना। कुटियाट्टम में प्रमुख रूप से निम्नलिखित चरित्र होते हैं। चाक्याटार जिसे अभिनेता कहा जाता है, नाम्बियार जिसे स्त्री पात्र या सूत्रधार या विदूषक होता है, हस्त मुद्राएं आंखों के संचालन पर बल देने के कारण यह नृत्य नाट्य रूप में अपने विशिष्ट प्रदान करता है। कुटियाट्टम के बारे में ही कहा जाता है कि कथकली के बेसिक ओरिजिन यहीं से कुटियाट्टम से ही बताया जाता है। कुटियाट्टम बेसिक कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है। और फिर आ जाता है यक्षगान है दोस्तों। यक्षगान कहां से संबंधित है? मैंने कल भी आपको बताया था, यक्षगान का संबंध कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक का पारंपरिक लोकनाट्य है यक्षगान है दोस्तों। यक्षगान जो है इसमें पौराणिक कथाओं से संबंधित कहानियां सुनाई जाती हैं। मुख्य लोकप्रिय कथानक जो महाभारत से लिए गए हैं, द्रौपदी का स्वयंवर हो, चाहे सुभद्रा का विवाह हो, चाहे अभिमन्यु वध हो, चाहे कर्ण अर्जुन युद्ध हो, या रामायण के कथानक जैसे लव कुश युद्ध या बाली सुग्रीव युद्ध या पंचवटी आदि इसमें दर्शाए जाते हैं। यक्षगान बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यक्षगान का संबंध कहां से है? कर्नाटक से है। किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। फिर इसके बाद आ जाता है पंडवानी दोस्तों। ये पहले मैंने वो लोक नृत्य लेकर आया हूं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादातर परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं, बाकी आगे भी है, स्टेट वाइज मैंने आगे इस पीपीटी के अंदर दे रखे हैं। डोंट वरी, चिंता ना करो उस बात की। तो याद करिएगा पंडवानी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ में परफॉर्म किया जाता है। और पंडवानी के एक प्रमुख प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों, ये है, इनका है तीजन बाई नाम। क्या नाम है बच्चे इनका? तीजन बाई नाम है दोस्तों। और तीजन बाई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करी है। और तीजन बाई का इतनी बार सवाल पूछा जाता है, तीजन बाई का संबंध किससे है? तो याद रखना पंडवानी नृत्य से है, जो कहां पर? छत्तीसगढ़ में परफॉर्म की जाती है। इसके अंदर बेसिकली पंडवानी की अगर मैं बात करूं तो पंडवानी के अंदर महाभारत पर आधारित कथाएं यहां पर सुनाई जाती हैं, जैसे द्रौपदी स्वयंवर हो, चाहे कीचक का वध हो, ये सारी की सारी यहां पर सुनाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के इस लोकनाट्य में गायक व वादक दल साथ में मंच पर उपस्थित होते हैं, यहीं पर गाने बाने बजाए जाते हैं और ये गाते हैं।
इसे गायन वादन संवाद के रूप में छत्तीसगढ़ी में इसे अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कथानक महाभारत पर आधारित होते हैं। कीचकवध, द्रौपदी स्वयंवर, महाभारत युद्ध आदि इसमें बताए जाते हैं। कहानियों मतलब गीत के माध्यम से सुनाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है भवाई दोस्तों। भवाई जो है पश्चिमी भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रमुख रूप से यह गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। गुजरात के साथ साथ गुजरात से लगता हुआ जो राजस्थान है वहां पर भी भवाई परफॉर्म किया जाता है। भवाई गुजरात और राजस्थान की पारंपरिक लोकनाट्य है। इसके बेसिक विशेष स्थान जो है कच्छ काठियावाड़ है। इसमें तबला, ढोलक, बांसुरी, पखावज, रबाब, सारंगी, मजीरा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। भवाई में भक्ति तथा रूमानियत का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। गीत संगीत के साथ संवाद, गद्य और पद्य दोनों शामिल होते हैं। नाटक के अंग तथा अथवा दृश्यों की तरह भवाई में कई सारे वेश होते हैं। जैसे नाटक होता है वैसे ही भवाई होता है, गुजरात में होता है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का आ जाता है माच उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, मैं एमपी का। मध्य प्रदेश का दोस्तों, मध्य प्रदेश का मटकी या माच, मटकी अलग होता है। माच जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। माच जो शब्द निकला है वो मंच शब्द से निकला है। इसमें खेल और नृत्य दोनों शामिल किए जाते हैं। जैसे एक रस्सी लटका दी गई और उस पर बैलेंस करने की विधा। इसमें पद की अधिकता होती है। संवादों के बोल तथा छंद योजना को वणक कहते हैं। गिधनों को रंगत के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें जैसे तलवारबाजी करना, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं मेरे प्यारे साथियों। फिर आता है भांड पाथेर दोस्तों। भांड पाथेर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो भांड पाथेर जो है कश्मीर से निकला है। इसमें भांड जो शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों, भांड जो वेशभूषा, अलग अलग वेशभूषा धरने में पारंगत व्यक्ति होते हैं उन्हें भांड बोलते हैं, और वहीं से निकला है भांड पाथेर। पुराने समय में भांड जो होते थे विशेष लोग होते थे जो अलग अलग वेशभूषाएं धारण कर लेते थे, अलग अलग छद्म वेश धारण कर लेते थे और लोगों को हंसाने का काम करते थे। इन्हें भांड कहे जाते थे। आज भी गाँव में ये संस्कृति है। गाँव के अंदर अभी भी जाते हो, अब पता नहीं आपके इधर होता है कि नहीं होता। हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि हर महीने की एक तारीख या कुछ दिन फिक्स होता था, उस दिन भांड आता था। हर दुकान, हर घर के बाहर वो बच्चों को हंसाता था, उन लोगों को हंसाता था। उसके बदले जीवन यापन करने के लिए उसे 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, उस समय तो यही बड़ी चीज हुआ करती थी। 1 रुपए, 2 रुपए कोई दे दिया करता था। नहीं होता था वो तो वो अनाज दे दिया करता था। होली दिवाली के उत्सव पर भांड जल्दी आ जाया करते थे और उसमें फिर गेहूं ज्यादा ले जाया करते थे। तो वहीं से वो भांड पाथेर वाली जो कला है, तो भांड पाथेर कला जो है वो कश्मीर में देखने को आपको मिलती है दोस्तों। यह नृत्य, संगीत और नाट्य कला का अनूठा संगम होता है। हंसने हंसाने की प्राथमिकता दी जाती है। संगीत की सुनाई, नगाड़ा और ढोलक आदि का प्रयोग इसमें होता है। फिर आता है करियाला मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही रिदमिक नृत्य होता है, बहुत ही रिदम में चलता है। करियाला जो है वो मेरे प्यारे साथियों कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से यह संबंधित है। करियाला किससे संबंधित है मेरे बच्चे? हिमाचल प्रदेश से यह संबंधित है। सबसे दिलचस्प और लोकप्रिय नाट्य है। विशेषकर शिमला, सोलन और सिरमौर में करियाला लोकनाट्य प्रदर्शित किया जाता है। फिर आ जाता है भाम कलापम दोस्तों। भाम कलापम की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो इसका संबंध कहां से देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश से संबंधित यह देखने को मिलता है। इसमें वेश्या नर्तकियों से नृत्य की पवित्रता को बनाए रखने के लिए 16वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने लिखा था मेरे प्यारे साथियों। सिद्धेंद्र योगी एक क्लासिकल डांसर है। आप में से कोई मुझे बताएगा? सिद्धेंद्र योगी प्रमुख रूप से कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। और इन्होंने ही ये भाम कलापम जो है वो लिखा था, सिद्धेंद्र योगी। याद रखना, इस सिद्धेंद्र योगी जी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी, जो कि भारत का आंध्र प्रदेश से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है मेरे प्यारे लाडलो। फिर आता है बहरूपीय। बहरूपिया प्रमुख रूप से उत्तर भारत में, चाहे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की या चाहे मैं बात करूं, हाँ कुचिपुड़ी, जी बिल्कुल कुचिपुड़ी उत्तर प्रदेश की, या बात करूं राजस्थान की, एमपी की, इन राज्यों के अंदर ये बहरूपिया फेमस है। बेसिकली एक अभिनेता होता है, एक व्यक्ति होता है जो रूप धारण करता है किसी और का, ठीक है, अलग अलग रूप से। फिर आता है विदेशिया दोस्तों। विदेशिया प्रमुख रूप से बिहार का फेमस है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश दोस्तों। विदेशिया उत्तर प्रदेश के अंदर भी होता है।
विदेशिया बेसिकली कब ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक प्रदर्शित किया जाता है? विदेशिया बिहार तथा उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला लोकनाट्य विदेशिया भोजपुरी क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अभिनय होता है, नृत्य होता है, वादन होता है, सभी कलाओं का मिश्रण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। इसमें प्रयुक्त नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है। मनोरंजन के साथ ही विदेशिया में समाज से जुड़ी अनेक बुराइयों के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। विदेशिया के बाद अब बात कर लेते हैं राज्यवार। मेरे प्यारे साथियों, अब राज्यवार अनुसार देख लेते हैं। छोटी छोटी जो डिटेल मेरे पास आएंगी वो मैं डिटेल आपको देता हुआ चलूंगा। जो महत्वपूर्ण डिटेल है उनको हम देते हुए आपके साथ चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं पंजाब दोस्तों। पंजाब में आता है भांगड़ा। भांगड़ा कहां से संबंधित है? पंजाब से। किस मौके पर? खुशी के मौके पर किया जाता है। गिद्दा में तालियां बजाई जाती हैं और बोलियां, गिद्दा में याद रखना बोली बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। बोली क्या होती है? बेसिकली किसी को सुनाना, है ना। गिद्दा में बेसिक आप शादी विवाह के मौके पर ये किया जाता है। दंप धामल जो है वो भी यहीं पर किया जाता है। और गटका भी जो पंजाब से ही संबंधित है। पंजाब में हमने गटका शामिल नहीं किया था, याद रखना। गटका जो है वो पंजाब से शामिल है। और गटका जो है मेरे प्यारे साथियों एक युद्ध नृत्य है। गटका क्या है? युद्ध नृत्य है। युद्ध में जैसे लड़ते हैं ना, बेसिकली मार्शल आर्ट से संबंधित है गटका। ऐसे ही मणिपुर में थांगटा, पंजाब में गटका। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। मणिपुर के अंदर है थांगटा और ये भी एक युद्ध नृत्य होता है। पंजाब में है गटका दोस्तों, ये भी युद्ध नृत्य होता है। गटका भी याद रखिएगा। गटका कहां से संबंधित? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। पंजाब से संबंधित है गटका। भांगड़ा, गिद्ध, डंपा, धामल और दंकारा। फिर आ जाता है राजस्थान दोस्तों। राजस्थान में प्रसिद्ध नृत्यों की अगर मैं बात करूं, घूमर दोस्तों याद रखना। झूमर अगर पूछ ले, अगर झूमर आपसे पूछ ले दोस्तों, झूमर अगर बेटा आपसे पूछ लिया जाए तो झूमर आप बताएंगे हरियाणा से। झूमर कहां से? हरियाणा से। लेकिन घूमर आपसे पूछ लिया गया तो घूमर आप कहां से बताएंगे? राजस्थान से। गणगौर, जैसे अभी गणगौर उत्सव गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेसिकली गणगौर जो है भगवान शिव और पार्वती के बारे में बताते हैं। कहा यह जाता है कि जब भगवान शिव और मां पार्वती के जब विवाह हुआ तो उससे संबंधित ये गणगौर उत्सव मनाया जाता है, जिसे नवविवाहित स्त्रियां करती हैं। नवविवाहित स्त्रियां 14 दिन तक बेसिकली एक गौरी बनाती हैं, मां पार्वती बनाती हैं और घर घर जाकर अलग अलग घर मोहल्ले में पूरा घूमती हैं। सुबह सुबह उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाती हैं। किसी घर में उन्हें पानी पिला दिया, किसी घर में उन्हें कपड़े पहना दिए, इस तरीके से होता है। लास्ट वाले दिन उनकी यात्रा निकाली जाती है और भगवान शिव से उनकी विवाह करवाया जाता है और उसके बाद गणगौर को कुएं में पटक दिया जाता है। उसके पीछे कहानी ये होती है कि त्योहार उसके बाद रुक जाते हैं। झूलन लीला, कालबेलिया दोस्तों। कालबेलिया में याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कालबेलिया में एक बहुत ही प्रमुख नृत्यांगना है जिनका नाम है, कालबेलिया से संबंधित गुलाबो सपेरा दोस्तों। गुलाबो सपेरा मेरे प्यारे साथियों किससे संबंधित है? कालबेलिया से संबंधित है गुलाबो सपेरा। कालबेलिया जो है मेरे प्यारे साथियों, ये यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर का पार्ट है दोस्तों कालबेलिया। इसके अलावा छारी नृत्य दोस्तों। फिर बात करते हैं तमिलनाडु के मेरे प्यारे साथियों। तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगा कुम्मी। भरतनाट्यम तो आपको पता ही होगा। कुम्मी दोस्तों, कुम्मी जो है तमिलनाडु के अंदर फेमस है। कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ी अट्टम, ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। अट्टम जहां भी आ जाए तो तमिलनाडु और केरल में, अट्टम जहां भी आ जाए तो तमिलनाडु और केरल के अंदर इन दोनों में से एक ऑप्शन होता है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो नौटंकी, रासलीला, कजरी। कजरी जो है दोस्तों ये विरह का गीत होता है। ये किसका गीत होता है? विरह का गीत होता है। कजरी बेसिकली आपके पश्चिमी क्षेत्र के अंदर गाई जाती है, जिसके अंदर महिलाएं, जिनके पुरुष, पुराने समय में पुरुष जाते थे कमाने के लिए, महिला घर पर रहती थी। तो ऐसे में जब मानसून का मौसम आता है, मानसून जब आता है तो ऐसे में महिलाएं, स्त्रियां अपने पतियों की याद में विरह का मतलब दर्द का ये गाना होता है, जिसे हम बोलते हैं कजरी मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ही राजस्थान के अंदर भी मोरिया होता है। आछो बोले रे मोरिया ढलती रात में, मतलब जब रात ढल रही होती है, जब स्त्री को अपने पुरुष की याद आती है, खासकर के मानसून के मौसम में, जब बारिश का मौसम होता है, जब मोर बोलते हैं पीहू पीहू, तब वो गीत गाया जाता है। वो राजस्थान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से कजरी संबंधित है, राजस्थान से मोरिया, याद रखना।
राजस्थान से मोरिया संबंधित है। क्या कह रहे हो सर, आपको कैसे इतने सारे कैसे याद है, इतने सारे कैसे याद है? अब वो बार बार पढ़ के, इनकी कहानियां सुन के, इनकी बहुत सारी चीजें देखी हैं, सुनी हैं, देख लेते हैं, तो उससे याद होता आता है ना। मोरिया बेसिकली मोर को बोला जाता है, और मोर बोलता है बारिश से पहले, है ना, उससे। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी आपको कजरी देखने को मिलता है, छापेली आपको देखने को मिलता है। फिर आ जाता है उत्तराखंड में भोटिया नृत्य। भोटिया नृत्य बेसिकली भूत, भोटिया यानी भूत से संबंधित तो कहा जाता है। उत्तराखंड में ये ऐसे ही मतलब कहानियां बहुत होती हैं। तो भोटिया नृत्य वहां पर किया जाता है। चंफुली यहाँ पर होता है, छाली यहाँ पर होता है। गोवा की अगर मैं बात करूं तो देखन फुगदी दोस्तों, गोवा के अंदर सिग्मो, घोड़े, जगोर, गौफ। गौफ याद रखना, गौफ कहां से संबंधित है? गोवा से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। टोन्या मेल ये भी गोवा से संबंधित है। फिर आ जाते हैं एमपी दोस्तों। एमपी के अंदर जवारा, मटकी, अभी माच भी होता है, माच खड़ा नाच, और माच भी यहीं पर होता है। माच भी कहां से संबंधित है? एमपी से संबंधित है। जवारा नृत्य भी कहां से संबंधित है? एमपी से संबंधित है। मटकी भी किससे संबंधित है? एमपी से संबंधित है दोस्तों। ये कहां पर? मध्य प्रदेश में परफॉर्म किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो गोरमारिया बहुत फेमस नृत्य है दोस्तों। गोरमारिया पंथी राउत नाच दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राउत पंडवानी से संबंधित अभी आपको बताया था तीजन भाई। वेडामती, भरतरी, चरित्र चंदनानी, ये सब छत्तीसगढ़ में परफॉर्म किए जाते हैं। प्रमुख प्रमुख कौन से हैं? गोरमारिया, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती। अब याद करने का तरीका वही है कि बार बार पढ़ोगे, बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, इसके अलावा इसमें कोई भी दवाई नहीं है। फिर झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में झूमर, झूमर झारखंड के अंदर नहीं होता, राजस्थान के अंदर होता है। जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैका जनजाति यहां पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों, और पैका जनजाति द्वारा ही यह नृत्य किया जाता है। फगुआ फागन में किया जाता है। मुंदारी नृत्य, सरहुल नृत्य दोस्तों, जिसमें बेसिकली स्त्रियां क्या करती हैं, अपने सर पर एक मटकी रखते हैं और उसमें आग जला दी जाती है, जिसे सरहुल नृत्य कहते हैं दोस्तों। सरहुल कहां पर किया जाता है? सरहुल नृत्य कहां का फेमस है? झारखंड, झारखंड छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। बोराओ, झिटका, डांगा, डोमचक और घोरा नाच, ये कहां से संबंधित है दोस्तों? ये झारखंड से संबंधित है। फिर आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। भुइया, छालो, वांचो, पासी कोंकी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का। पासी कोंकी, पोपिर, बोडो छाम, बोडो छाम ये भी इंपॉर्टेंट है। बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बोडो नहीं, बोडो जनजाति आपको कहां पर मिलेगी? बोडो जनजाति आपको असम में देखने को मिलेगी, लेकिन बोडिया छाम जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। मणिपुर की अगर बात करूं तो मणिपुर के अंदर मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य तो है ढोल चोलम, थांगटा, मैंने आपको बताया था ना, थांगटा और लाई हरोबा, ये आपको जरूर याद रखना है। और कल ही मैंने आपको जब मणिपुरी नृत्य के बारे में बताया था, तो मणिपुरी नृत्य के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ विशेष प्रकार का एक ढोलक बजाया जाता है, जिसे बोलते हैं पुंग। पुंग पुंग ढोलक होता है बेसिक विशेष प्रकार। तो पुंग चौलाम भी यहाँ पर होता है, खंबा दोई भी। नूपा नृत्य और रासलीला, रासलीला इसलिए क्योंकि यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय का काफी विस्तार हुआ था, और मणिपुरी नृत्य भी वैष्णव संप्रदाय से ही संबंधित है, कल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ के जो प्रमुख नृत्य आपको याद करने हैं मेरे बच्चों, वो याद करने। थांगटा, थांगटा के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके। ये एक आपका मेरे प्यारे साथियों युद्ध कला नृत्य है। ये क्या है? युद्ध कला नृत्य है दोस्तों। लाई हरोबा ये भी मणिपुर से संबंधित है। पुंग चोलाम मणिपुर से, मणिपुरी नृत्य के अंदर पुंग का उपयोग किया जाता है, ढोलक का रूप होता है बच्चे, है ना। फिर आता है मेघालय। मेघालय में शाद सूक्त, मनीषम, साध नांगरम, लाहो दोस्तों, ये लाहो जनजाति द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। मेघालय के अंदर लाहो जनजाति आपको देखने को मिलती है। मेघालय की अगर मैं बात करूं बाकी जनजातियां कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, मेघालय के अंदर आपको गारो, खासी, जैंतिया, कौन कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया, ये जनजाति आपको मेघालय के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिल जाती है। मिजोरम में छेरव, कुल्लम चलम, च्वांगलाईजॉन और जंगतलम, सरालाईकलम और तलंग मंगलम, ठीक है। नागालैंड की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो नागालैंड में रेंगमा जनजाति द्वारा रेंगमा नृत्य, बांस नृत्य, चंगी नृत्य और आलू यट्टू। त्रिपुरा में होजागिरी, याद रखना त्रिपुरा का ये बहुत ही फेमस है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको मेरे बच्चे अच्छे से लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना।
एक काम करना, इसको याद करने की आपको तरीका बताता हूँ। एक बड़ा सा वो चार्ट लेना, चार्ट पेपर, और उस पे जो प्रमुख प्रमुख मैंने बताए हैं ये लिख लेना और जहां सोते हो उसके सामने चिपका देना। पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, चिपका देना। नजर पड़े, कभी देख लिया नहीं देखा, कभी देख लिया नहीं देख लिया, याद हो जाता है, पक्का याद हो जाता है। ठीक है जी। यूपी एग्जाम्स वाला आपके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लेकर ही आया है। इसके अलावा कुछ राज्य और भी रहे हैं ना अपने पास, तो अभी तो खूब राज्य। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, विराटनाट्यम, बुट्टामो, बोमालू। बोमल्लू याद रखना दोस्तों, बोमालू जो है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। भामकलपम, भामकलपम भी आंध्र प्रदेश में। तपेता गुल्लू, धिमसा और कोलट्टम। सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिंगी छाम, याक छाम, तमांग शेलो, ये याद रखना। तमांग शेलो सिक्किम के अंदर। लक्षद्वीप के अंदर लावा, कोलकाली और परिचाकली। कोलकाली और परिचाकली लक्षद्वीप से प्रसिद्ध आपके लोक नृत्य हैं दोस्तों। कितने सारे चार्ट चिपकाएं, अब इतने तो चिपकाने पड़ते हैं बेटा परीक्षा के लिए तैयारी। सुनो मेरी बात, मैंने आपको बताया था जिंदगी में सब चीजें आगे बढ़ जाती हैं। आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो नौकरी चाहिए। नौकरी कर कर देश का उद्धार करोगे नहीं करोगे वो सारी बात अलग है। अपना अस्तित्व करना वो बहुत जरूरी है, वरना खाने के लिए तो भाई जानवरों को भी मिल ही जाता है। गरीबी रेखा से नीचे आकर 5 किलो गेहूं से, अनाज से काम नहीं चलता है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम जैसे परिवारों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है नौकरी। गरीब परिवार के लिए बाकी सारी चीजें साइड में होती हैं, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, देश कहाँ युद्ध कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है, देश में अर्थव्यवस्था क्या बिगड़ रही है बगड़ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी का हम जैसे परिवारों को ऊपर बढ़ाने के लिए, विकास के लिए जरूरी है आपकी नौकरी। नौकरी कर लोगे परिवार आगे बढ़ जाएगा, आप नहीं पूरा परिवार बढ़ेगा। तो वो आपके हाथ में है मेरे बच्चे, वो करना ही पड़ता है। हमने भी किया, हमारे से पहले भी लोगों ने किया, आपको भी करना है। ठीक है, चलो ठीक है आगे चलो। असम की अगर मैं बात करूं तो असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केली गोपाल दोस्तों, काली गोपाल नहीं होता, ये केली गोपाल होता है। ये क्या होता है? केली गोपाल दोस्तों। केली गोपाल नृत्य कहां पर किया जाता है? असम के अंदर, भगवान कृष्ण पर ही आधारित है। बगरुम्बा, बागुरुम्बा नहीं है, ये बगरुम्बा है। बगरुम्बा दोस्तों। नागा नृत्य खेल गोपाल, कोनाई, झुमरा, होबजानाई ये असम के अंदर है। बिहार के अंदर जट जातिन, पनवरिया, विदेशिया और कजरी बिहार के अंदर भी होता है। गुजरात के अंदर गरबा, डांडिया। गरबा के बारे में अभी हमने आपको बताया था, गरबा को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। सर गरबा और डांडिया में क्या अंतर है, कोई बताएगा? नहीं सर, किसी को नहीं पता और ना ही कोई ढूंढना चाहता है, क्योंकि आप लग गए हो रटने पर या गंदी गंदी ट्रिक्स का सहारा लेते हो। डांडिया और गरबा का अगर अंतर पता होगा तो फिर याद ही नहीं। टिप्पानी जोरन भवाई गुजरात में, हरियाणा में झूमर, फाग ये फागुन के महीने के अंदर गाई जाती हैं। डाफ, धमाल, लूर बेसिकली मटकना होता है, लूर जाना। गुग्गा, खोर, जागोर दोस्तों। तो याद रखना लूर, फाग और झूमर ये कहां से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? हरियाणा से संबंधित हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा झोरा, छाली, छरही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झोरा, झाली, धामन, छापेली ये कहां से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित आपके लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर में रऊफ, हीकत और कूद दोस्तों। कूद ये जम्मू कश्मीर से संबंधित आपके लोक नृत्य हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में यक्षगान, हट्टारा सुगी, कुनीथा और करगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक के अंदर परफॉर्म किया जाता है। केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम और कुरवारकली। महाराष्ट्र के अंदर लावणी आपको बताया था, डिंडी, काला और दही कला दशावतार। ये दही कला दशावतार ये कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। ओडिशा के अंदर गोतीपुआ भी इसे बोलते हैं। छऊ, घुमुरा, रनप्पा और संबलपुरी। घुमुरा और गोतीपुआ आप याद रखना दोस्तों। उड़ीसा के अंदर गोतीपुआ। पश्चिम बंगाल में लाठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा है दोस्तों। ये क्या है? जात्रा, बाउल,
छऊ संथाली डांस भी आपको देखने को मिल जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सारे के सारे आपने राज्य कर लिए और इनसे प्रसिद्ध हमने लोक नृत्य भी देख लिए हैं। बहुत अच्छे से आपको इसकी पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाती है पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर। ये जो आपका फाउंडेशन बैच है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, थ्योरी वाला बैच है जिसके अंदर डिटेल से सारी चीज़ें स्टैटिक जीके भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसकी पीडीएफ आपको वहां पर जाकर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन भी आपको वहां डीपीपी में दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से किया जाता है। ठीक है, तो जाइएगा और बाकी जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट अगली बार दीजिएगा। टॉप 10 में अपने को इस क्लास से बच्चे चाहिए। कैसे लाने कैसे नहीं लाने अब आपको पढ़ना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलो फिर मिलता हूं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।